ओके तो जैसा कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 4 में बाउ रूल, क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अपन लोग पढ़ने वाले हैं। ओके तो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में अपन लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि जैसे फर्स्ट वाला बोर्स एटॉमिक मॉडल जो था, बोर्स एटॉमिक मॉडल में सॉरी, फिर उसके बाद रेडियस वगैरह के बारे में अपन लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद रेडियस के अलग अलग कॉन्सेप्ट देखे थे, है ना, कुछ क्वेश्चंस करे थे। फिर उसके बाद अपन लोगों ने एनर्जी के ऊपर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर रिलेशन अपन लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद एक्साइटेड स्टेट क्या होती है ना। उसके बाद अपन लोगों ने वेलोसिटी वगैरह देखा था कि वेलोसिटी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, PYQ वगैरह किए थे, है ना। ओके तो ये सारी चीजें अपन लोगों ने कंप्लीट कर ली थी, है ना। वर्क ये अपन लोगों ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कंप्लीट कर लिया था, है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंप्लीट कर लिया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम याद है तुम लोगों को, सारे बच्चों को याद है कि यस जब भी सर। जब भी हाइड्रोजन गैस के साथ लाइट पास करती प्रिज्म में तो वहां पे लाइंस बनती हैं, बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, है ना। तो सबसे पहले लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफॉन्ड और हमफेरी सीरीज, ऐसे सीरीज बनती थी, है ना। उसके बाद कैसे कैसे निकालते थे नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ जो लाइंस होती थी उसका फॉर्मूला कैसे था, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो अपन लोगों को करना है। कुछ क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं, तुम लोग देख लेना। ओके ओके तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट। सभी बच्चे ध्यान दें, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट क्या था, इसको हम लोग कैसे देखेंगे। तो डी ब्रोगली ने क्या बताया था कि डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का डुअल नेचर बताया था। उन्होंने क्या बताया था कि भाई पार्टिकल जो होता है, जैसे वेव होती है, वो दो तरीके की बिहेव करती है। वेव नेचर भी बिहेव करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वैसे ही ये किसने बताया था, डी ब्रोगली ने। तो उन्होंने क्या बताया कि भैया अगर वेव नेचर दिखाएगी तो E इक्वल्स टू hc/λ होगा, और अगर पार्टिकल नेचर दिखाएगी तो आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल्स टू mc²। दोनों एनर्जी है ना एक ही चीज की, तो hc/λ ये क्या हो जाएगा, mc² के बराबर। मतलब ये और ये c कैंसिल हो जाएगा, मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, h/c mc हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सॉरी h/λ जो है वो mc के बराबर हो जाएगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर लैम्डा को इस साइड ले जाएं तो लैम्डा इक्वल्स टू h/mc। बच्चे लोग, लैम्डा h/mc, mc क्या है, c जो है वो वेलोसिटी है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। और mv क्या होता है, मोमेंटम, लैम्डा इक्वल्स टू h/p, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यही डी ब्रोगली इक्वेशन है। डी ब्रोगली में क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। अगर कोई भी पार्टिकल जो है ना v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई भी पार्टिकल v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो उसकी अगर वेवलेंथ निकालनी हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जहां पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, है ना, और mv क्या है, m मास है जिस चीज का डुअल नेचर देख रहे हैं, और v क्या है, वेलोसिटी। अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो यहाँ पे c हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा देखा गया कि अगर भाई साहब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव काइनेटिक एनर्जी से कर रहा है, वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √2 ke m, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ½ mv² होती है कि नहीं,
तो यहाँ पे वेलोसिटी के बेसिस पे हमने ये रख दिया। तो ये वाला फॉर्मूला, अगर काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, मतलब ऐसा बोला जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है या पार्टिकल जो है वो इतनी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, तो उसकी वेवलेंथ बताओ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2kme, ऐसा मतलब काइनेटिक एनर्जी इनटू मास, ध्यान रखना। अच्छा, कभी कभी बोला जाता है कि भाई एक चार्ज दिया गया और v पोटेंशियल से मूव कर रहा है, ये पोटेंशियल है, मतलब उसको कुछ ना कुछ पोटेंशियल देना पड़ रहा है तब मूव कर रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा 2mqv। q क्या है, चार्ज, और v क्या है, कुछ पोटेंशियल, जो पोटेंशियल यूज किया गया। तो 3 फॉर्मूले हैं और बेसिकली इससे ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तुम्हें। तो या तो ऐसे बोल सकते हो, v जो है वो पोटेंशियल, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, और ये लैम्डा भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट, या हम ऐसे बोल दें पोटेंशियल v, v ये पोटेंशियल है, या हम ऐसे बोल दें इन्वर्टेड वी एम। बच्चे लोग ये ध्यान देना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर किसी भी चीज की वेलोसिटी ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी, तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट से। चलो ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो कम होगी। पोटेंशियल अगर ज्यादा अप्लाई करना होगा तो वेवलेंथ कम होगी, मास अगर ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी। मतलब कोई भी चीज अगर अप्लाई ज्यादा करे तो वेवलेंथ जो है वो कम होगी इनमें से। तो डुअल नेचर तुम्हें पता चला। इसके क्वेश्चंस देखो कैसे हैं, अल्फा बीटा और सॉरी अल्फा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन ये पार्टिकल हैं, इन पार्टिकल के बेसिस पे इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज करना है। कर सकते हो, आसान है। अपने को पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी को। तो यहाँ पे 16e है, यहाँ पे 4e है, और यहाँ पे किसकी वेवलेंथ ज्यादा आएगी बताओ मुझे बच्चे लोग। ज्योति, अल्फा की। दिव्यांशी, अल्फा की, देखो ना, अल्फा की आएगी। यस, सर अल्फा। ई जो है वो कम है ना, तो ये ज्यादा है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहाँ पे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये वाले फंडे से क्वेश्चन क्योंकि आते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए ना। यस। हम्म, क्या हो रहा है, हाँ बोलो ज्योति, क्या बोल रही थी। सर मैंने कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए ना। यस, ये काइनेटिक एनर्जी है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आगे देखो, यहाँ पे आ, उसको सॉल्व करके तुम दिखा दिया है, लेकिन इतना तुम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी दी गई है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे किसकी सबसे ज्यादा होगी, अल्फा की ज्यादा होगी, फिर यहाँ पे तो अल्फा की ज्यादा होगी। देखो यहाँ पे अल्फा और प्रोटॉन इसकी बराबर है, लेकिन एक्चुअल में अगर ये वाली पूरी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली बराबर आती है, नहीं तो किसकी सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन की। ये तो है ना, देखो इलेक्ट्रॉन की कैसे है, ज्यादा है ना, तो सबसे कम होनी चाहिए। लेकिन इसमें और इसमें अल्फा और प्रोटॉन में, तो अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये वाली वैल्यू रखोगे तो अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट मतलब ऐसा ऑप्शन दिया हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसा ऑप्शन दिया हो, लैम्डा पी और लैम्डा अल्फा, अल्फा ऐसा दिया हो, तो ये सारी वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाता है, वो कैलकुलेशन अगर ज्यादा करते रहोगे फिर उसके बाद जो है वो एक आध क्वेश्चन और छूट जाएगा। तुम्हें इतना नहीं करना है, तुम्हें बस ये फंडा याद रखना है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। ओके। अच्छा, नेक्स्ट जो है, शायद ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को शायद ही बताया गया हो, ठीक है।
जैसे ऐसे ही होता है कि एन लेमडा जो होता है वो 2 पाई आर एन के बराबर होता है। ये जो जो डिस्टेंस है, जो जितनी ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, वो एन लेमडा है, 2 पाई आर एन के बराबर होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है जहाँ पे एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, लैम्डा क्या है पता, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ, और आर एन क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम एक्स एंगस्ट्रॉम है, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ थर्ड ऑर्बिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें लगाना पड़ेगा, एन लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई आर एन, एनसीईआरटी में नहीं है, ध्यान देना। ओके, तो यहाँ पे एन लैम्डा, एन क्या है, थर्ड ऑर्बिट है ना, तो 3, और थर्ड रेडियस निकाल, तो उसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे देखना, R3 रख दिया 3, यहाँ पे x की वैल्यू जो है, मतलब रेडियस जो है वो किसकी है, x, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे रेडियस जो है थर्ड ऑर्बिट की निकालनी है, तो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस जो है यहाँ पे क्या हो सकती है, देखो यहाँ पे ये निकाल के बताया गया है। बच्चे लोग ध्यान देना, कहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे है वो देखो। यहाँ पे रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, तो रेडियस का रेशियो तो पता ही है ना, फर्स्ट का और थर्ड का स्क्वायर हो जाता है कि नहीं, थर्ड थर्ड ऑर्बिट की रेडियस, तो मतलब हम ऐसे फर्स्ट ऑर्बिट की फर्स्ट और थर्ड ऑर्बिट की 3, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो मतलब रेडियस जो है, फर्स्ट वाली की रेडियस जो है वो x दी गई है, तो थर्ड वाली की रेडियस कितनी होगी, थर्ड वाली की रेडियस कितनी होगी बच्चे लोग, 9x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यस सर। तो यही रखी गई बेटा यहाँ। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 6 पाई x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, एन लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई आर एल। बोलो ज्योति। अरे बोलो, नहीं, ओके ठीक है, नहीं बोलना है, सर्दी ज्यादा पड़ रही होगी इसलिए आवाज नहीं निकल रही नहीं है। सर मैं पूछ रही थी n1 की वैल्यू आपने 1 क्यों ली? नहीं नहीं, ये देख लिखा हुआ है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम फर्स्ट है, तो हाइड्रोजन में तो एक ही ऑर्बिटल होता है ना, तो n1 की वैल्यू 1 ही होगी। ओके, ओके ओके। ये वाला क्लियर है सारे बच्चों को क्वेश्चन? ये वाला Yes, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है सभी बच्चे क्लियर करें, और ये Yes, वाला sir. फॉर्मूला क्लियर करें। ओके, नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हाइजेनबर्ग बेचारे कहने लगे कि भाई साहब एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की हम नहीं बता सकते, वो मतलब पागल टाइप के हो गए। उन्होंने सोचा कि भाई इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई जा सकती। उनका स्टेटमेंट क्या था कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मतलब उसमें कितना मोमेंटम है और वो कितनी किस पोजीशन पे है, वो अनसर्टेन। मतलब जब वो जाते थे, मतलब जैसे अगर सॉरी, अगर एटम का स्ट्रक्चर ऐसे है, वो देखा कि भैया 5वें इलेक्ट्रॉन का हम पता करें, तो 5th इलेक्ट्रॉन का जैसे पता किया वैसे ये यहाँ पे आ गया। भाई इलेक्ट्रॉन तो रोटेट कर रहा है ना, अगर यहाँ पे पता करते गए यहाँ पे आ गए। तो उन्होंने कहा भाई साहब इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो अनसर्टेन है। ओके, अब यहाँ पे अगर आ गया तो वेलोसिटी और मास, मोमेंटम, तो उन्होंने बताया कि भैया मोमेंटम भी अनसर्टेन, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे ज्यादा घूम रहा है, कहीं कम घूम रहा है। मतलब अगर जो न्यूक्लियस के पास है तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग जो होती कम होगी क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, तो मोमेंटम, तो उन्होंने बताया कि भाई अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम बता सकते, तो उन्होंने बताया कि भाई डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है
वो h/4 के अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर या इक्वल्स टू आएगा। मतलब अनसर्टेन इन मोमेंटम, अनसर्टेन इन पोजीशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 अब मोमेंटम को किसमें कन्वर्ट कर दिया, m इंटू वी में, तो यहाँ पे m इंटू वी, तो m कहाँ के चला गया, तो उन्होंने ऐसा निकाला कि भैया डेल्टा x और डेल्टा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द h/4 ये फॉर्मूला बन गया। याद रहेगा फॉर्मूला। और क्वेश्चन करते टाइम तुम्हें क्या याद रखना है, अगर क्वेश्चन करते टाइम ये इक्वल्स टू लगाना पड़े तो लगा सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ अनसर्टेन इन पोजीशन and momentum is equal, then calculate the velocity delta v। सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी जो है वो इक्वल है बच्चे लोग, मतलब अनसर्टेन इन पोजीशन, अनसर्टेन इन मोमेंटम इक्वल है। चलो ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 अब ये और ये दोनों इक्वल है तो स्क्वायर हो जाएगा। देखो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों, चेक करके बताओ जल्दी से। अगर इनकी वैल्यू दे दी जाती, इनकी वैल्यू अगर दे दी जाती तो वैल्यू रख लेते, लेकिन ध्यान रखना अगर ज्यादा हाई फाई इधर उधर की वैल्यू दी गई है तो वो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर, अगर ज्यादा कैलकुलेशन ले रहा है उसको छोड़ देना, मतलब ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे ही नहीं नीट है नीट में, लेकिन अगर आ रहे हैं तो उसको बनाने की कोशिश करना, अगर नहीं बने ज्यादा कैलकुलेशन हो रही तो उसको स्किप कर देना, दूसरा क्वेश्चन में ध्यान देना। आगे जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बोला गया है कि अनसर्टेनिटी पोजीशन इक्वल है, तो ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अभी ये वाला क्वेश्चन किया था कि नहीं, 2008 में आया था। यस सर। आगे ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस अपन लोग बाद में करेंगे, पहले थ्योरी का पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, ध्यान देना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तुम लोगों को पता होगी, ठीक है, वो वेव इक्वेशन फिजिक्स में भी है, लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमें कौन सा पार्ट पढ़ना है वो इसमें मैंने पूरी चीजें लिख दी है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जैसे नोट्स होते हैं, रेडियल नोट्स होते हैं, एंगुलर नोट्स होते हैं, वो वाली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। तुम्हें कौन सा पार्ट याद करना है वो पार्ट में बता देता हूं, ये पार्ट याद करना है ना, ये पार्ट याद करना है। ओके, और नेक्स्ट जो है वो था, ठीक है। तो होती क्या है, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अगर जैसे इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है तो उसको वेव फंक्शन को साई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, साई। साई होता है ए साइन ओमेगा टी, मतलब वेव फंक्शन की वैल्यू जो होती है ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब इसमें एक वैल्यू आती है, अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ए की वैल्यू जो है वो रखते जाएंगे, ओमेगा की वैल्यू रखते जाएंगे, बहुत सारी वैल्यू आएंगी साइन की, साई की बहुत सारी वैल्यू आएंगी ना, कुछ वैल्यू रियल होंगी और कुछ इमेजिनरी, है ना। अगर रियल वैल्यू होंगी तो ये वाली वैल्यू, इसको अब मैं थीटा बोल सकता हूं, फाई होता है, सॉरी ये थीटा फाई और रेडियल आर, इंजन फंक्शन बोलते हैं। इंजन वैल्यू जो होती है वो एन एल एम, याद है ये एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना, और एम जो है वो क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो साई इक्वल्स टू ए ओमेगा टी, ये वाली इक्वेशन अलग अलग वैल्यू रख के अपन लोगों ने सॉल्व करी, तो कुछ वैल्यू रियल आई और कुछ वैल्यू इमेजिनरी आई। रियल वैल्यू में कुछ इजन फंक्शन होते हैं और कुछ इजन वैल्यू होती है। इजन फंक्शन को थीटा, फाई और आर से डिनोट करते हैं, इजन वैल्यू को क्वांटम नंबर बोलते हैं,
ठीक। अब इजन फंक्शन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक रेडियल फंक्शन होते हैं जो एक्सिस के लॉन्ग बनते हैं, और एक एंगुलर फंक्शन होते हैं जो एंगुलर मोमेंटम के मतलब जब सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा होता है तब बनते हैं। तो अगर रेडियल वेव फंक्शन है तो उसको हम आर से डिनोट करते हैं। अगर देखो वेव फंक्शन, अगर एंगुलर वेव फंक्शन है तो थीटा और साई से डिनोट करते हैं। इसमें ही है सर एंगुलर और रेडियल एक बार बता दो आप। एंगुलर और रेडियल। देखो एंगुलर मोमेंटम पता है ना, और नॉर्मल मोमेंटम पता हो। यस अगर यस। एंगुलर मोमेंटम है तो जब कोई भी चीज रोटेट कर रही होती है सर्कुलर पाथ में तो उसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, और अगर कोई भी चीज ऐसी मूवमेंट हो रही है तो उसको बोलते हैं केवल नॉर्मल मोमेंटम। तो अगर सर्कुलर पाथ में बन रहे हैं नोड्स या वेव बन रही है तो उसको बोलते हैं एंगुलर वेव फंक्शन, और अगर रेडियल है, एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो उसको बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन। बस डिनोट किससे करते हैं वो ध्यान देना। ओके सर। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस केवल और केवल इससे आए हैं कि इसमें से एंगुलर वेव फंक्शन कौन से हैं, तो थीटा और फाई। बोला जाएगा रेडियल वेव फंक्शन कौन सी है, तो आर स्मॉल आर। बच्चे लोग ध्यान देना, ये पहले तुम लोग शायद पढ़े नहीं होंगे तो इस वजह से अच्छे से ध्यान देना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, रेडियल वेव फंक्शन जो होते हैं उसमें साई की वैल्यू 0 हो सकती है या नॉन जीरो हो सकती है। अगर साई की वैल्यू 0 होगी तो उसको बोलेंगे रेडियल नोड्स। अगर वेव फंक्शन साई की वैल्यू जो है जो 0 होगी तो उसको बोलेंगे रेडियल नोट्स, और अगर साई की वैल्यू 0 नहीं होगी तो वो नोट्स नहीं बनाएगा, तो उसको कोई भी नोट्स नहीं बोलेंगे। ऐसे ही एंगुलर वेव फंक्शन में साई की वैल्यू अगर 0 होगी तो उसको कुछ नहीं, लेकिन साई की वैल्यू अगर 0 होगी, साई की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो उसको कुछ नहीं, साई की वैल्यू 0 है तो उसको एंगुलर नोट्स। नॉर्मल बात है कि रेडियल नोट्स जब साई की वैल्यू जो है वो 0 है, अगर एंगुलर नोट्स जब साई की वैल्यू जो है वो 0। साई क्या होता है, साई जो है वो प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल में वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी बहुत ही कम है, 0 है, नेग्लिजिबल है, वहां पे बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं नोड्स, उस चीज को बोलते हैं साई। द प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, साई अगर 0 है, जैसे मान लो ऐसा है, ये है न्यूक्लियस है और ये है, तो यहाँ पे कहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे ना, अंदर तो घूम रहे होंगे ना, तो यहाँ पे नहीं है, ये नोड्स है। ओके, जैसे हम ये ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल रखें तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक्सिस के एकदम सेंटर पे, तो ये है साई। साई यहाँ पे 0 है, साई यहाँ पे 0 है। अगर एस ऑर्बिटल होता तो एंगुलर होता, पी ऑर्बिटल है तो रेडियल हो। बात समझ पा रहे हो ना? तो रेडियल नोड्स है तो एन सर बता एल दो। -1। तो तुम्हें केवल ये याद रखना है कि अगर रेडियल नोड्स निकालने के लिए पूछा जाए तो n-l-1 करके लिखें। n क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या होता है सेकेंडरी क्वांटम नंबर, और 1 तो पता है। और अगर प्लेनर नोड्स बोले या एंगुलर नोड्स बोले तो वो l से निकालेंगे। अभी पूछेंगे क्वेश्चन, अभी इसमें बताएंगे, देखना। एक मिनट, देखो इतनी बात तो क्लियर हो गई सारे बच्चों को कि रेडियल नोड्स क्या होता है। रेडियल नोड्स, पहले तो नोड्स क्या होते हैं वो क्लियर होना चाहिए। नोड्स जहां पे प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0, साई की वैल्यू जो है वो क्या है 0 होनी चाहिए, उनको बोलते हैं नोड्स। नोड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेडियल नोड्स और एक होता है एंगुलर नोड्स। बच्चे लोग रेडियल नोड्स का फॉर्मूला n-l-1 और एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला
L। क्वेश्चन में आया कि जैसे मान लो हमने बोला कि 3s है, 3s में एंगुलर नोड्स बताओ, है ना। तो सभी को पता होगा कि क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं। ये जो आगे वाली डिजिट होती है ना, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 3 है। और ऑर्बिटल्स sp-df ऑर्बिटल है ना, इसमें l की वैल्यू बच्चे लोग 0 1 2 3 ऐसे होती है। तो यहाँ पे s है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, s के लिए क्या होती है 0। तो अगर एंगुलर नोड्स बोले तो 3s में एंगुलर नोड्स जो है वो क्या होंगे, 0 होंगे। अगर कभी पूछा जाए रेडियल नोड्स इसमें क्या होंगे, 2 n माइनस l माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 माइनस 1 2। इस तरीके से क्वेश्चन पता चल रहा है ना कैसे सर क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर रेडियल नोड और एंगुलर नोड में डिफरेंस क्या होगा थ्योरेटिकल? रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है तो वहां पर रेडियल नोड्स बन सकते हैं। और अगर लीनियर जो है सॉरी अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है तो वहां पे एंगुलर नोड्स बन सकते हैं। और अगर लीनियर पाथ में रोटेट कर रहा है, एक ही तरह रोटेट कर रहा है, तो उसको बोल सकते हैं रेडियल नोड्स। बाकी डिफरेंस देखो फॉर्मूले से आ जाएगा। जैसे हमने बोला एक और क्वेश्चन 4p, बोलो कितने रेडियल नोड्स होंगे। सारे ऑर्बिटल्स में रेडियल नोड्स बन सकते हैं और एंगुलर नोड्स बन सकते हैं, सारे ऑर्बिटल्स में, किसी भी ऑर्बिटल्स में। 2 4p में रेडियल नोड्स बेटा 2 आएगा। रेडियल नोड्स n 4 माइनस 1 माइनस 1 2 आ जाएगा। 2 एंगुलर नोड है ना, p की वैल्यू कितनी है 1, एक एंगुलर नोड्स बने, मतलब एक तरीके से वो एंगुलर घूम सकता है। क्लियर बात, जल्दी बताएं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर हो गया? यस सर समझ आ गया। ओके देखो यहाँ पे रेडियल नोड्स n माइनस l माइनस 1 ऑर्बिटल्स में, और एंगुलर नोड्स जो है वो l से लिखते हैं बिटवीन 2 ऑर्बिटल्स। आगे टोटल नोड्स अगर बात करी जाए एंगुलर और रेडियल सबका सम कर दो, n माइनस l माइनस 1 प्लस l, तो n माइनस 1। बहुत क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल नहीं, पिछले साल से पिछले साल जो है वो तो नोट्स के क्वेश्चन आए थे। मैं वो भेजूंगा, तुम देखना, ठीक है। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सॉल्व किया गया, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम, और स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं सॉल्व किया गया। तो क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से फाइंड आउट करी गई, तो जिनसे नोट्स निकल सकते हैं n माइनस l, है ना, और एक m। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो इससे फाइंड आउट नहीं हुआ था, श्रोडिंगर इक्वेशन से। गॉट इट? ये वाला पेज क्लियर करो जल्दी से सारे बच्चे। सर एक बार शॉर्ट में बता दो, लाइट चली गई थी। अरे लाइट चली गई थी? हाँ जी सर। अच्छा एक मिनट, देखो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला, एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला पता ही है। रेडियल नोड्स ऑर्बिटल में बनते हैं और एंगुलर नोड जो है वो बिटवीन द ऑर्बिटल बनते हैं, दो ऑर्बिटल्स के बीच में। इन दोनों का सम कर दिया जाए तो ये आएगा n माइनस l, सॉरी n माइनस 1। ओके, अगर टोटल नोड्स पूछा जाए, एंगुलर या रेडियल ऐसा ना पूछा जाए, टोटल पूछा जाए। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर दी हुई है तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कौन कौन सी चीजें फाइंड आउट हुई हैं, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सी नहीं फाइंड आउट हुई है? स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, क्या क्या चीजें होती हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो l से रिप्रेजेंट करते हैं।
और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या दिखाता है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, ये सेल को बताता है या ऑर्बिट को बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। और ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, ये सबसेल बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है। मतलब अगर L की वैल्यू 0 आ गई तो हम बता सकते हैं क्या, एकदम बता सकते हैं कि ये यस, एस सबसेल में। और ये क्या बताता है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब कितनी वैल्यू हो सकती है, कितने बॉक्स हो सकते हैं, सब पी के कितने बॉक्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ये कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम। चलो, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। n की वैल्यू जो L की वैल्यू जो होती है ना, वो अगर रेंज पूछी जाए तो 0 से n-1 तक होती है, मतलब n से एक वैल्यू कम होती है। ओके, अगर m की वैल्यू जो है पूछी जाए तो -L से +L तक होती है, इंक्लूडिंग 0। ओके, ठीक है। तो बाकी सारे ये जो है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज ऑफ एटम बताता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। ठीक है, अब अगर हमने पूछा, ठीक है, क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन देते हैं, देखना। एक क्वेश्चन देते हैं कि भाई साहब 4p3 के सारे इलेक्ट्रॉन के लिए सारी क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ। n की वैल्यू बताओ, l की वैल्यू बताओ, m की वैल्यू बताओ और s की वैल्यू बताओ। बच्चे लोग ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन मैं करता हूं, वैसे सारे बच्चों को पता होगा। n जो आगे डिजिट लिखी हुई होती है वो होती है 4। भाई किस सेल में है, 4th सेल में है ना। और याद रखना SPDF के लिए L की वैल्यू बच्चे लोग होती है 0 1 2 3। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P के लिए कितनी है 1। या अगर रेंज पूछी जाए तो 0 से n-1 तक होती है ना, तो 0 से 4-1 मतलब 3 तक हो सकती है। आगे m की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला -L से +L तक होती है, मतलब -1 0 +1। ओरिएंटेशन कितने हो सकते हैं, 3। वैसे भी तो 3 बॉक्स होते हैं P में, और इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करे जाते हैं। तो S की वैल्यू जो होती है ना बेटा, अगर अपवर्ड दिया हो तो +12। याद रखना, स्पिन क्वांटम नंबर में अगर इलेक्ट्रॉन अपवर्ड फिल है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो +12, और अगर डाउनवर्ड है तो क्या होगी, -12। गॉट इट। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जल्दी बताएं। यस सर। L की वैल्यू 1 करी और फिर आपने रेंज बताई, समझ नहीं आया मेरे को। अच्छा, ये फॉर्मूला देखो, देखो ये फॉर्मूला शायद कहीं बताया था पहले। यस सर समझ आ गया मेरे को। नहीं तो हम उसके अंदर अंडरलाइन करते ही रहते, ये तो पहले समझ में आ गया। ठीक है, तो 0 से n-1 तक L की रेंज होती है ना, तो वो रेंज यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। ओके ज्योति, अच्छा क्वेश्चन दे क्या एक, कोई नहीं बोला, चलो नहीं देते हैं। यस यस सर, दे दो। सर दे दो। कीर्ति, अच्छा देखो। यस सर। देखो मैं, अरे हाँ देखो, मैंने स्क्रीन में कुछ कर दिया। अरे लो, 1 मिनट, इसको हम क्लीन कर देते हैं बेटा। हाँ? अरे ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया, देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, लिखा है क्वेश्चन, फाइंड द NLMS वैल्यू
फॉर 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सोडियम के लिए, सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ। सारी क्वांटम नंबर की वैल्यू बच्चे बता पाओगे? बता पाओगे? एकदम बता लेंगे। यस सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आता है ना चारू? तुम लास्ट क्लास में नहीं थी ना? यस सर, नहीं थे। ठीक है। 11th इलेक्ट्रॉन के लिए तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे बच्चों को आता है ना? 1s2 2s2 3s1 2p3। 3s1 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिख लेते हैं, है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2, 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम में, 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s1। देखो 6 और 4 10 और 6 और ये, तो यहाँ पे ज्यादा हो गए, तो कहाँ पे हम लिख दें? 10 हो गया, 3s1, बस इतना हो गया। अब देखो 11th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, तो इसके लिए हम 3s1 के लिए सारी क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाल लें बस। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू एक बॉक्स मतलब 0, m की वैल्यू भी 0, और s की वैल्यू एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन प्लस है। सभी बच्चों को क्लियर हो गया? यस सर। अगर सारे ऑर्बिटल्स पता चल गए बच्चे लोग, तो वहां पे हम एनर्जी भी बता सकते हैं, है ना? ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी बता सकते हैं। ये अबाउ रूल है, n प्लस एल रूल। अगर n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा तो उसकी एनर्जी ज्यादा, n प्लस एल की वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा। अगर मान लो n और l, n प्लस एल की वैल्यू सेम आती है, देखो यहाँ पे n प्लस एल कितना होगा? 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 2s 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, इधर 4 इधर 5। अगर सेम वैल्यू आती है, कभी n प्लस एल की वैल्यू सेम आती है, तो वहां पे हम जिसकी n की वैल्यू ज्यादा है ना, उसको ज्यादा मतलब एनर्जी वाला मानते हैं। तो यहाँ पे ऐसे एनर्जी लेवल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन में मतलब आता है कि एनर्जी लेवल जो है वो पहचानने के लिए आता है कि एनर्जी लेवल जो है वो किसका है, ज्यादा है। तो वहां पे टिपिकल टाइप का ऐसा दिया रहेगा कि भाई दो ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी लेवल सेम है, n प्लस एल की वैल्यू काउंट की और सेम आई। और अगर n प्लस एल की वैल्यू काउंट की सेम आई, तो वहां पे जिसकी n की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा। करेक्ट? क्लियर? यस सर। यस सर। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल का कुछ दिया गया है ना? 4f है, 4p है, तो 4f है 4 प्लस 3, इधर ये दोनों 5 और इधर 5, तो n की वैल्यू किसकी ज्यादा? 5 की ज्यादा ना। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा? 3p आएगा, फिर 4p आएगा, फिर 5s आएगा, और फिर 4f आएगा। चेक करो, 4p और 5s में 5f की ज्यादा है, क्यों? यहाँ पे तो दोनों का 5 5 आ रहा था, n की वैल्यू। n की वैल्यू ओके, हायर n है। तो ये सब एनर्जी लेवल दिखाए गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना? ओके, n प्लस एल जो है वो 4 है। कुछ क्वेश्चंस दे दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो जल्दी से। n प्लस एल की वैल्यू अगर 4 है, ओके, n प्लस एल की वैल्यू अगर 4 है, तो हाउ मेनी सबसेल, कितने सबसेल हो सकते हैं? क्वेश्चन कैसे आता है? अगर n प्लस एल की वैल्यू 4 आई, तो कितने सबसेल हो सकते हैं ऐसे जो n प्लस एल की वैल्यू 4 देते हैं? बताओ। देखो यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू 4 कहाँ कहाँ आ रही है?
एक तो यहाँ आ रही है, दूसरा 3p में भी, और यहाँ पे आ रही है, 3p और कहाँ? और कहीं नहीं आ रही। दोनों ठीक है, जगह आ रही है। देखो n प्लस एल की वैल्यू कितने सबसेल में आएगी? 2, 2 सबसेल में आएंगी। अच्छा, हाउ मेनी ऑर्बिटल n प्लस एल इक्वल्स टू 4 है, तो कितने ऑर्बिटल मतलब बन सकते हैं? तो अगर ऑर्बिटल पूछा जाए ना, तो ऐसा जितने नंबर ऑफ सबसेल है ना उसका स्क्वायर कर दो तो ऑर्बिटल आ जाएंगे। ओके, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? देखो यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 4s2, मतलब ऐसा हो सकता है कि ये वाला देखो n प्लस एल की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन ये वाला जो है ना कहाँ पे है, 3p में था और किस में था बेटा? 4s 4s में, इसलिए 2 आया था। स्क्वायर कर देंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2 से, एक सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आएगा। ओके, जैसे इधर है ना 3p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए ना, वही लिखा हुआ है। क्लियर है ना ये एग्जांपल? सर आपने n प्लस एल इज इक्वल टू 4 आपने इसके बहुत सारे वो लिखे हैं, तो इसमें से आपने जो ऊपर वाले 3 है वो खेल लिए। इतना जल्दी जल्दी बोल के भाग जाती है। सर आपने जो ये ऊपर के 3 है ना जिसपे गोले लगाए हैं, तो आपने वो खेल लिए। ये हाँ ये 3, 0 प्लस, नहीं नहीं इधर ये वाला, सॉल्यूशन है। हाँ अच्छा देखो, ये वाला ऐसे है कि अगर तुम लोग ऐसा सोचो कि n प्लस एल 4 है, तो तुम्हें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो 0 प्लस 4 का कॉम्बिनेशन, या 1 प्लस 3 का कॉम्बिनेशन, 2 प्लस 2 का कॉम्बिनेशन, ऐसा ही कॉम्बिनेशन से 4 आ सकता है कि नहीं आ सकता? यस सर। है ना, तो ये कॉम्बिनेशन तुम्हें नहीं लगाना है, ये कॉम्बिनेशन नहीं लगाना है तुम्हें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताना है कि कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, इसलिए क्रॉस किया है। ओके सर। ओके, ओके, तो आगे देखो, एक और चीज है, क्वांटम नंबर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी बच्चों को याद है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है? याद है एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है? चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 15। चलो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 15। सर सी ही हो जाएगा। है ना, सी होगा ना, कंफर्म ना? यहाँ पे यस देखो ना, सर। n की वैल्यू अगर 3 होगी तो l की वैल्यू 2 हो सकती है कि नहीं? क्योंकि l की वैल्यू यस सर। 0 से n-1 तक जाता है, तो l की वैल्यू 0 से 3-1, मतलब 3-1 मतलब 2 हो सकती है कि नहीं हो सकती? एकदम सही है ना? आगे यस सर। सर वो नॉट परमिसिबल पूछ रहा था, तो m से देखा जाएगा ना फिर, -3 था क्योंकि। हाँ नहीं, मतलब ये वाला तो क्लियर है। एक मिनट, ठीक है, अब यहाँ पे देखो m, तो m की वैल्यू जो होती है बेटा -l से क्या होता है? +l तक होता है। तो बताओ m की ये माइनस ऐसा हो जाएगा -2 से +2 तक होती है, लेकिन -3 बीच में आता है क्या? नहीं, तो नो इसलिए सर कॉम्बिनेशन जो है वो सही नहीं। ओके, यस सर और एक आध क्वेश्चन ढूंढते हैं। ये सारा पीडीएफ तुम लोग डाउनलोड कर लेना, उसमें सारा है, सॉल्यूशन भी है।
ओके, याद है कुछ एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? देखो, एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है किसका होता है? सर कॉपर Copper and एंड chromium. है ना, Cr और Cu। Cr का 24 एटॉमिक नंबर, Cu का 29 एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, बोलो 3d4 3d4। ओके, 3d4 एक्चुअल में ऐसा आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 6 और 4 जो हो गए वो 10 हो गए, 6 और 4 10 और 24। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे देखो, एक चीज होती है हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मतलब कहीं पे भी अगर ऑर्बिटल जो है हाफ फील्ड आ जाए, एस में 1 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 इलेक्ट्रॉन, डी में 7 इलेक्ट्रॉन और एफ में 5 और एफ में 7, ये हाफ फील्ड है। एक होता है फुल फील्ड स्टेबिलिटी, अगर कहीं पे भी फुल फील्ड ऑर्बिटल आ जाते हैं बेटा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, तो ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये क्या करता है कि भैया इसके इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, क्योंकि ये फुल फील्ड है और ये ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड। तो ये क्या करता है भैया कि हम गरीब हैं, हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, तो क्या कर देता है 4s1 और 3d5 हो जाता है, दोनों हाफ फील्ड हो जाते हैं। ये भी हाफ फील्ड, ये स्टेबिलिटी आ गई कि नहीं आ गई? तो इसकी वजह से ये डोनेट कर देता है। ऐसे ही कॉपर जो है वो चलता जाता है, और 4s2 3d9 एक्चुअल में मतलब ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़, लेकिन ये भी ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देते, तो क्या हो जाता है 4s1 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। बच्चे लोग क्लियर है ना? Yes, sir. यस सर तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का तुम लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, तो संडे का एग्जाम जो है अच्छा से देना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, बोला गया है जीडी का एटॉमिक नंबर 84 सॉरी 64, ये जीडी कहां पे आता है? गैडोलियम है, जीडी कहां पे आता है? ऐसा है, याद है ये जीडी जो है वो ये सीमा परिहार, न्यू दिल्ली, पीएम से मिलो, है ना, ऐसी गदर, याद है तुम लोगों को ना? No, ऐसे- sir. ठीक है, तो जब हम एफ ब्लॉक पढ़ाएंगे ना, डीएनएफ ब्लॉक, तो उसमें याद लर्न करा देंगे। ठीक है, तो जीडी Okay, जो है वो लैंथोनाइट्स में आता है, लैंथोनाइट्स में आता है जीडी। तो यही एक्सेप्शन है, जीडी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड होता है, याद रखना। क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी पूछा जाएगा संडे वाले में, मतलब मैक्सिमम चांसेस हैं। जीडी जो sir, भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व तुम्हें नहीं करना है, अगर ये सीरीज तुम्हें याद है ना, अगर ये सीरीज याद है तो तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जब तक डीएनए ब्लॉक नहीं पढ़ोगे तब तक ये सीरीज नहीं याद होगी। चलो ठीक है, अगर सीरीज याद हो गई मान, तो इसका 58 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F1, एफ सीरीज में आता है ना, इसका F2, इसका F3, ऐसे लिखते चले जाओ। यहाँ पे 6 और इधर जाएगा 7, 1 2 3 4 5 और 6 इधर 7, तो 7 आ रहा है ना F में, ये आ गया। ऐसे सॉल्व करेंगे अगर ये सीरीज याद है तो, नहीं याद है तो याद हो जाएगी, उसमें कोई मतलब बड़ा खेल नहीं है। क्लियर है ना चारू? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं जल्दी से। Sir, इन सबके आंसर्स पहले से ही मार्क्ड हैं। मतलब
वही पहले से मार्क हैं, इस वजह से मतलब थोड़ा सा तुम लोगों को मैंने इस वजह से ये सारे रखे हुए हैं, ताकि कुछ जो क्वेश्चन छूट जाए ना तुम लोगों को मतलब आसानी हो पीडीएफ डाउनलोड करके, है ना। तो ये वाला तो ठीक है ना। अच्छा, अगर हमने ऐसा एक क्वेश्चन दिया, देखना बोला जा रहा है कि फाइंड द क्वांटम नंबर, quantum number for 25th electron of Mn। Mn के 25th इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बताई जा सकती है। बोलो, एकदम बताई जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो और वहां पे 25th इलेक्ट्रॉन जहां आ रहा है उसको उठा के रख लो, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कहां पे आ सकता है? अगर इस 4s1 आएगा ना, देखो यस सर। इसका ही ले लेते हैं। 2 2 ये 6 हो गया और ये 6 और इधर 10, 25 कहां पे आएगा वो देखो। 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2 3p6 4s2 3d10। देखो ज्यादा हो गया क्या, 6 और 4 10, इधर 10 और इधर क्या आ जाएगा 5, मतलब 3d5 आया बेटा। n यस की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू कितनी है spd 0 1 2, m की वैल्यू कितनी है -2 -1 0 +1 +2, s की वैल्यू कितनी है, 5 बॉक्स बनाए 1 2 3 4 5। अब 25th इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, लास्ट में आएगा, प्लस हाफ हो जाएगी। क्लियर ना बच्चे लोग? यस सर क्लियर है। ओके सर ठीक है। सबशेल बनाने, सर सबशेल एक बार बता दो कैसे। सबसे ऐसा है ना कि अगर ऐसा बोला जाए कि एसपीडीएफ है ना, ये सबसेल है, इसमें एल की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है। नहीं सर, जैसे लिखते हैं ना तो फिर उसमें दिक्कत होती है कि 1 पहले आएगा, 1s पहले आएगा ऐसे। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में दिक्कत होती है। देखो अबाउ ने ऐसा बताया था रूल, 1s फिर उसके बाद 2s 2p, ये तो सारे बच्चों को याद होगा। फिर 3s 3p 3d, है ना, 4s 4p 4d 4f, फिर उसके बाद 5s 5p 5d 5f, है ना। फिर उसके बाद 6s 6p 6d, ऐसे बना लो, और 6f भी बना लो, 7s 7p, ऐसे ड्रॉ कर लो और आराम से डायरेक्ट जल्दी से जल्दी करते जाओ। ऐसे क्रॉस करो तो पहले क्या लिखेंगे 1s, फिर उसके बाद ऐसे डायगोनल कट करते जाओ, फिर 2s, फिर उसके बाद ऐसे कट करते जाओ, फिर क्या हो जाएगा 2p 3s, ऐसे ही कट करते जाओ लिखते जाओ। बोलो ज्योति, ठीक है, बार बार एनर्जी निकालने का झंझट ही नहीं रहेगा। ओके ओके सर, ओके सर। अच्छा, एक चीज और है, हंट्स रूल। बताओ हंट्स रूल किसको पता है? देखो हंट्स रूल क्या था, हंट्स ने बताया था कि भैया इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका, कि अगर ऐसा बॉक्स दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 बाय 1 पहले फिल करेंगे। हंट्स रूल जो है मतलब 1 बाय 1 फिर उसके बाद पेयरिंग करेंगे, ये सही तरीका है। अगर ऐसा ऐसा अगर लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, बोलो रॉन्ग मेथड है, हंट्स के हिसाब से रॉन्ग है ना, रॉन्ग मेथड है ना। तो उन्होंने बताया कि भाई पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करो, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करो, ठीक है। और इसी तरीके से एक और थे, एक और भाई साहब थे, कौन भाई साहब थे, पाउली, है ना, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
बोलो इसमें क्या बताया गया था? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में बताया गया था कि किसी भी ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे भाई बॉक्स है ना, एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं बताओ? 2। उन दोनों, जैसे मान लो यहाँ पे 2s2 है, ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। पाउली ने बताया था कि मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल्स में, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती है। क्या सही बताया था? देखो सर समझ नहीं आया आपने क्या बोला। देखो, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू, पाउली ने क्या बताया था कि अगर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हैं तो दोनों की क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। कैसे सेम नहीं हो सकती, इधर एक्सप्लेन करते हैं, देखना। ज्योति, एन की वैल्यू क्या होगी बताओ? ज्योति बताएगी एन की वैल्यू क्या होगी। 2 होगी सर। ठीक है, आगे एल की वैल्यू क्या होगी? 0 0। एम की वैल्यू क्या होगी? 0। 0 एस की वैल्यू, एक बॉक्स बनेगा और कितने ये ऐसा है, अपवर्ड है, तो एस की वैल्यू क्या होगी? +½ होगी। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो जल्दी। एन की वैल्यू कितनी होगी ज्योति? -½ हाँ, एन की वैल्यू 2 होगी, एल की वैल्यू 0 होगी, एम की वैल्यू 0 और एस की वैल्यू क्या होगी? माइनस, -½ क्योंकि डाउनवर्ड है ना। तो यही तो बताया था कि एक अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये किसने बताया था? पॉली ने। ठीक है, तो ये चीज जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। सर सिंपल ये भी तो कह सकते हैं कि स्पिन जो होगा वो हमेशा ऑपोजिट होगा। यस, वही तो बताया था इन्होंने कि अगर एक स्पिन जो है वो अपवर्ड डालेंगे तो उसी ऑर्बिटल में दूसरा स्पिन जो है वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो ओके सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है तुम लोगों का। ठीक है, मैं PYQ जो है वो अपलोड कर दूंगा ड्राइव में। ठीक है, तो PYQ सॉल्व कर लेना, जिसको डाउट आए वो डाउट पूछ सकता है मुझसे। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो मंडे को मिलते हैं। ओके, चलो बाय बाय, सर वेट कर रहे हैं। ओके, चलो गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या बहुत ज्यादा रात हो गई है? आवाज आ रही है? आवाज? गुड इवनिंग हाँ। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। रात ज्यादा हो गई? नो सर। नो। चलो, और तुम लोग का टेस्ट है किस चीज का है? प्लांट किंगडम का ना? यस सर। ठीक है, और प्लांट किंगडम में हमने अभी तक कौन कौन सा पार्ट कंप्लीट किया है? एलगी हो गया, ब्रायो हो गया ना, ब्रायो मैंने कंप्लीट कर दिया ना। टेरिडो हो गया था क्या? नहीं, टेरिडो तो आज करना है। अब देखो इसमें पंगा है क्या। पंगा ये है कि आज हम लोग करेंगे टेरिडोफाइट्स, बच जाएगा जिम्नो। एंजियो तो तुम करके हो, एंजियो तो 12th में डिटेल से करना होता है, उसका इशू नहीं। इशू है जिम्नो का, तो जिम्नो को तुम्हें रिकॉर्डेड पार्ट से करना पड़ेगा। तो तुम्हें आज जल्दी जल्दी कराऊंगा तो ना ब्रायो समझ में आएगा, टेरिडो समझ में आएगा, ना जिम्नो समझ में आएगा ना। पहले डिस्कस कर लेते इस बात को, 1 मिनट।